हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो कुछ टॉपिक्स थे एटम्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम बता दिया था। एटॉमिक मॉडल ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया था। कैथोड रेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसका सबसे पहले जो मेजरमेंट किया था वो था जे थॉमसन ने किया था। मेजरमेंट या मेजर्ड, इट इज मेजर्ड बाय जे थॉमसन। ये कह सकते हैं अपन, इट इज मेजर्ड बाय जे थॉमसन। किसने मेजर किया था? जे थॉमसन ने मेजर किया था। किसकी हेल्प से किया था? इसने एक कैथोड रेज ट्यूब का यूज किया था। इट इज यूज्ड कैथोड रेज ट्यूब, कैथोड रेज ट्यूब का यूज किया था एंड अप्लाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी क्या किया कि जो कैथोड रेज ट्यूब थी उस कैथोड रेज ट्यूब में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। और फिर अपन उसने क्या कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करके इसने ये आइडेंटिफाई किया। एक्सपेरिमेंट क्या था वो बता देता हूँ एक बार। उसका चार्ज रेशियो निकाला उसने। देखिए एक्सपेरिमेंट ही बताता हूँ, पहले इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसने ये किया कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपन जानते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है। और अगर मैं मास की बात करूं, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की, तो ये कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, उसी रेशियो को अपन क्या करते हैं, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो अगर मैं ये कहूँ कि E/me, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा हूँ, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अगर E/m रेशियो निकालू, चार्ज टू मास रेशियो निकालूं तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 9.1। अब आप कहोगे सर नेगेटिव साइन, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होने की वजह से मैंने नेगेटिव लगाया है। जैसे चार्ज ऑन प्रोटॉन भी यही होता है, तो वहां पर अपन प्लस लगाते हैं। बस आपको डिफरेंशिएट करने के लिए माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। ठीक है। ये 9.1 × 10⁻31 kg। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी आ जाएगा। तो इस तरह से अपन चार्ज टू मास रेशियो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसने क्या कहा कि एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब एक्सपेरिमेंट समझना है आपको, जो डायग्राम उसने दे रखा है और फिर उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट इन्होंने बनाए। वो पॉइंट क्या क्या होंगे वो अपने को समझने में। देखिए एक कैथोड रेज ट्यूब ले ली उन्होंने। ये कोई ट्यूब थी, और ये ट्यूब इस तरह से बनी हुई है। ये देखिए यहां पर कैथोड लगा दिया, और इस कैथोड इलेक्ट्रोड को, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखता हूं, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है, और इस कैथोड इलेक्ट्रोड को यहां नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और यहां लगा रखा है एक दूसरा इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स एनोड, और इसको जोड़ दिए इस पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है। एक तरफ क्या लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है। ठीक है भाई। अब यहां से क्या हुआ, कैथोड रेज निकलती दिखाई देती है आपको। यहाँ से कुछ कैथोड रेज निकल रही है, और यहाँ से ये कैथोड रेज एक तो स्ट्रेट लाइन में जा रही है, फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही है ये, और यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रही है ये ए, ये बी और ये सी। अब वो क्या रहा है कि जहां से डिफ्लेक्ट, देखो यहाँ जो कैथोड रेज से ये रेज निकल रही है, इन रेज पर एक तरफ मैंने मैग्नेट लगा दी, ताकि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो रेज निकल रही है कैथोड रेज, उनका डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यही पॉइंट अपने को समझना है। एक तरफ मैं नॉर्थ लगा देता हूँ, एक तरफ साउथ लगा देता हूँ। दूसरा यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और लगा दिया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक तरफ लगा रहा हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, एक तो मैग्नेट लगा दिया, और इस मैग्नेट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा।
और यहां लगा दिया मैंने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बुक में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहला पॉइंट है वो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल्स। क्या कह रहा हूं पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, negative charge on particles, greater the magnitude of the charge on particles, greater is the interaction with the electric और magnetic field। तो जितना ज्यादा पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। पहला पॉइंट ये था एनसीईआरटी का, यानी जितना ज्यादा चार्ज ऑन, नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल जितना ज्यादा होगा, मोर होगा, वो उतना ही क्या होगा, इंटरैक्ट होगा, इंटरैक्ट विद स्ट्रॉन्गली, इंटरैक्ट स्ट्रॉन्गली, मैं क्या कह रहा हूं, स्ट्रॉन्गली इंटरैक्ट, इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई क्या? तो जो पहला पॉइंट था वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है द मास ऑफ पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पार्टिकल है जितना लाइट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन। तो ये कह रहा है कि जितना पार्टिकल्स का पार्टिकल लाइटर होगा उस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो बहुत ही लाइटर होता है, इसलिए वहां डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from its original path increase with the increase in voltage across the electrode or strength of the magnetic field। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शन की बात करता हूं, डिफ्लेक्शन की, तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ये ज्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा यहाँ से डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये रेज इलेक्ट्रॉन ही है, देखो कैथोड रेज है, यहाँ से क्या निकल रही है, कैथोड से कैथोड रेज निकल रही है जो कि एनोड की ओर क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। फिर यहाँ पे मैंने लगा कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। जितनी ज्यादा ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी इन इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्लेक्शन उतना ही क्या हो रहा है, ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ होगा क्या कि उस इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन है वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। कब, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो। यानी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्लेक्शन है वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। चलिए बात समझ में आई क्या? फटाफट बताइए, चैट बॉक्स में हाँ या ना का जवाब दीजिए फटाफट। ओके, समझ में आ गई, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट थे जो चार्ज टू मास रेशियो के लिए यूज करते हैं, और ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। एनसीईआरटी के अंदर ये पॉइंट टू पॉइंट नोटेड है, अगर आप चाहो तो वहां से इनको राइट कर सकते हैं तीनों पॉइंट को, लेकिन आपको यह समझना है कि ये पॉइंट एक्चुअल में है क्या। तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बारे में एक साइंटिस्ट था मिलिकिन। उस मिलिकिन ने एक वेल डॉक्ड एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जनरली अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट था मिलिकन। मिलिकन साइंटिस्ट था। इस मिलिकन साइंटिस्ट ने ये कहा, जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ओएल डॉट एक्सपेरिमेंट। और इसी एक्सपेरिमेंट से उसने ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम ये चार्ज
इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट होता है। चलिए ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो ध्यान रखना है कि अपने को इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो E/m रेशियो है वो अपने को पता होना चाहिए कितना है, 1.7 इंटू 10 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी, या मैं स्पेशल लिख दूं क्या 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ये भी तो लिख सकता हूँ इसको। दूसरा पता होना चाहिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, यही होता है सब। अब सुनिए, अगर मैं यहां से देखूं इन दोनों का रेशियो निकाल लूं, यानी अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं तो E/m कर दो, बहुत ही आसान। चार्ज अपॉन रेशियो ऑफ E/m, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन E/m, ये ले लें, ये भी रखोगे तो भी यही कैलकुलेट होगा, इस जगह ये रख दो तो अपने पास कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन में है तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये केजी, यहाँ से गुलाम कैंसिल हो गया, बस क्या गया मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी बच गया। ये लीजिए, इस तरह से अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसी वैल्यू को ग्राम में भी लिख सकते हो, ये कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻3 डिजिट कम कर दीजिए, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा क्या, -28 ग्राम हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है भाई, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसी के अंदर अपन बात करते हैं एनोड रेज और कैनाल रेज की। एनोड रेज को कैनाल रेज क्यों कहते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट को जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन ने किया था, और उसी ने प्रोटॉन की डिस्कवरी भी की थी, जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दी है। देखिए यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें वैक्यूम पंप लगा हुआ है, और यहाँ जो गैस भरी हुई है वो बहुत ही कम प्रेशर है, यानी लो प्रेशर पर ये गैस फिल है। यहाँ पर ये कैथोड है और यहाँ पर ये क्या है अपने पास एनोड बना हुआ है। ठीक है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इसलिए इसको कैथोड कहा, और ये एनोड किस पे जुड़ा हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से जुड़ा हुआ। और बैटरी क्या कर रही है, हाई वोल्टेज क्रिएट कर रही है। अब जो यहाँ जो गैसेस हो सकती है वो हाइड्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, या और अदर भी गैसेस हो सकती है। ये मैंने गैस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सोडियम को अगर अपन सब्लिमेशन करें तो वो सोडियम सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उससे इलेक्ट्रॉन या आयनाइज करना आसान हो जाएगा। चलिए इसके बारे में क्या कहते हैं, देखिए एक तो ये जो कैथोड है, ये जो कैथोड बना हुआ है वो एक परफोरेटेड कैथोड बना होता है, यानी यहाँ पर क्या है, ये छोटे छोटे क्या है होल्स हैं, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं कैनाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो होल या कैनाल है, यहाँ से अपने को क्या लगता है कि गैस आती हुई दिखाई देती है, वो कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ से कुछ कैथोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे जो अपने को लगते हैं कैथोड रेज होंगी, क्योंकि वो इधर अट्रैक्ट होंगे, इधर अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर एनोड की ओर अट्रैक्ट होंगे। जब एनोड की ओर अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ फ्लोरोसेंट की वजह से वो क्या करते हैं, शाइनिंग जनरेट करती हैं, चमक जनरेट करते हैं। इससे पता चलता है कैथोड से क्या निकल रही है, कैथोड रेज निकल रही है। अब हो गया था कि जब कोई प्रोटॉन या कोई एटम आयनाइज होता है तो आयनाइज होने के बाद में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन का फॉर्मेशन भी करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द कैथोड रेज। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अभी मैंने इसमें लिखा है कि यूजिंग परफ्लोरेटेड कैथोड हैविंग होल्स और कैनाल्स एंड फाउंड दैट द रेज आर नॉट ओनली ट्रेवलिंग कैथोड टू एनोड, यानी जो रेज है वो कैथोड से एनोड की ओर ट्रेवल नहीं होती, बट आल्सो साइमल्टेनियसली उसी समय द कैथोड रेज ट्रेवल्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड द पासेज थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड। यानी यहां से जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, तो अपने को लगता है कि यहाँ इस एनोड से भी कुछ रेज है जो इस कैथोड की ओर अट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ से ये किस पे गिरेगी, इस कैनाल रेज से होते हुए। इधर भी मैं फ्लोरोसेंट लगा दूं तो जैसे यहाँ पर फ्लोरोसेंट से रेज ये प्रोटॉन्स
अट्रैक्ट होंगे या बाइंड आते हीट करेंगे, हीटिंग इफेक्ट होगा, या मैं कह दूं कि ये इधर अट्रैक्ट होने के बाद में जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगी, शाइनिंग जनरेट होगी या फ्लोरेसेंस जनरेट होगा। यहाँ जो कोटिंग लगी हुई थी वो किसकी लगी हुई थी, जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई थी। तो अपने को लगता है कि यहाँ से एनोड से भी कुछ रेज निकल रही है, और ये रेज इस कैथोड की जो परफोरेटेड कैथोड है उसकी छोटे छोटे होल्स हैं या कैनाल से उससे निकलती हुई दिखाई देती है। इसीलिए उन रेज को अपन ने क्या नाम दिया, आगे जाकर के केनाल रेज भी नाम दिया। उन रेज को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, उन्हीं रेज को जो इधर अट्रैक्ट होकर के आ रही है और इधर से पास होकर निकलेगी, इन रेज को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, केनाल रेज नाम दे रहा हूँ। बात समझ में आई। अब देखो मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम को जब मैंने आयनाइज किया तो ये H+ और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन तो किधर अट्रैक्ट होगा, एनोड की ओर, और जो प्रोटॉन होगा वो किधर अट्रैक्ट होगा, कैथोड की ओर। तो यहाँ पर ये जो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे यही है, जिसमें गोल्डस्टीन ने ये कहा कि जो प्रोटॉन है वो किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड द कैथोड। और कैथोड में लगता क्या है कि अपने को एनोड से कुछ रेज बाहर निकलती हुई दिखा देती है। तो जिस समय कैथोड से रेज एनोड की ओर मूव होती है उसी समय एनोड से भी ये रेज जो प्रोटॉन है, कहने का मतलब ये है प्रोटॉन समझने की बात है, तो ये किधर अट्रैक्ट होती हुई दिखाती है, किस कैनाल्स की ओर अट्रैक्ट होती दिखाएगी। और ये कैनाल्स में छोटे होल्स हैं उससे जब पास होकर के फ्लोरेसेंट या जिंक सल्फाइड भी गिरेगी तो यहाँ फ्लोरेसेंस जनरेट होगा, एक चमक जनरेट होगी। इससे लगेगा कि कैथोड से भी कुछ रेज बाहर निकल रही है, एनोड से कुछ रेज बाहर निकल रही है जो कि कैनाल के होल से या कैनाल से बाहर निकलती हुई दिखा देती है। इसीलिए इन एनोड रेज को अपन क्या नाम दे रहे हैं, केनाल रेज भी नाम दे रहे हैं। तो ये चीज आपके लिए सही, एनोड और कैनाल रेज कैसे निकली, कहां से पता चली, ये सब आपको पता चल गई होगी, समझ में आ गई होगी। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। चलिए ले लिया वो स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसी के अंदर अगर मैं बात करूं इस प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे देखो मैंने वैसे बता दिया था चार्ज क्या होता है और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। तो यहां से अपन ये बता सकते हैं कि जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज कितना था और मास कितना था। तो मैं यहाँ वापस रिपीट कर रहा हूँ इसी टॉपिक को, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। तो ये अपन बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, डिस्कवरी किसने की थी प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की। तो मैं कह सकता हूँ चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा 1.6 प्लस लगा दो इंटू 10⁻19 कूलम। लेकिन अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन की बात करता हूं तो ये होगा 1.65 इंटू 10⁻27 ग्राम। ये लीजिए, यहां से अपने को चार्ज ऑन प्रोटॉन, देखो ये याद करना है, ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं तो आपको याद होगी, और याद होगी तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो आज अपने टॉपिक डिस्कस कर लिया है वो डिस्कस कर लिया चार्ज टू मास रेशियो डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद में कैथोड रेज के बारे में, सॉरी एनोड रेज या कैनाल रेज के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। इससे नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन जे थॉमसन मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ उनकी जो डीमेरिट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आगे वाला वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कंप्लीट वीडियोस को आप देखते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपका मैटर इकट्ठा होता जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब एग्जाम्स में बैठे तो आपको दिक्कत नहीं आए, आपका पूरा मैटर एक जगह आपको कलेक्ट हुआ मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। ओके।